हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो नेक्स्ट पोइम पढ़ने जा रहे हैं वो अंग्रेजी के बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटककार, दार्शनिक, कवि, ड्रामेटिस्ट, उपन्यासकार, अंग्रेजी साहित्य के पितामह के नाम से जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। उनकी हम एक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द 7 एजेस ऑफ मैन। यानी मनुष्य जो होता है उसकी 7 अवस्थाएं होती हैं। यानी मनुष्य जो होता है वो अपना जो जीवन काल होता है उस जीवन काल को 7 अलग अलग अवस्थाओं में चलाता रहता है। तो विलियम शेक्सपियर की जो ये कविता ली गई है वो उनके प्रसिद्ध उपन्यास एज यू लाइक इट से ली गई है, जिसमें जैक्सन नाम का एक कथानक होता है, उसके द्वारा ये कहा जाता है। इस पोइम की जो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विलियम शेक्सपियर ने क्या माना है कि ये पूरा जो संसार है, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, यानी ये पूरा संसार एक मंच के समान है, स्टेज है। और ऑल द मेन एंड वीमन, और इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं, भगवान ने उन सबको उस स्टेज के ऊपर अपना अपना जो भी पार्ट है, अपनी जो भी भूमिका है, उस भूमिका को मंचन करने के लिए भेजा है। यानी इस स्टेज, संसार रूपी स्टेज में लोग आते हैं, अपनी भूमिका अदा करते हैं और फिर से इस स्टेज से डिपार्ट हो जाते हैं, अलविदा हो जाते हैं। तो विलियम शेक्सपियर इस कविता के माध्यम से यही बताना चाहते हैं। इनकी जो फेमस कोट है विलियम शेक्सपियर का, वो यही है कि ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये पूरा संसार क्या है, एक मंच है। एंड वी ऑल ह्यूमन, और हम सभी जो पुरुष और महिलाएं हैं वो सभी उस स्टेज के कोई ना कोई पात्र हैं और अपना अपना कार्य करते हैं और स्टेज से चलते रहते हैं। नाउ अपन अगर इस पोइम की बात करते हैं, विलियम शेक्सपियर के बारे में हमने जाना है, अबाउट द पोइट में उनको पढ़ा है। अब यहाँ पर इस पोइम के बारे में बात करते हैं कि द 7 एजेस ऑफ मैन जो है, मनुष्य की जो 7 अवस्थाएं हैं। यानी विलियम शेक्सपियर का मानना है कि इस पृथ्वी पर जो मनुष्य है वो अलग अलग 7 प्रकार की अवस्थाओं में जीवन यापन करता है। यानी भगवान ने उसको पृथ्वी पर भेजा है तो उसके लिए 7 स्टेप अलग अलग निर्धारित किए हैं। उन स्टेप्स को पार करते हुए एक मनुष्य अब इस धरती पर अपना जो जितना भी विषय वस्तु होती है या जो कैरेक्टर होता है उसको पूर्ण करता है। तो उन 7 अवस्थाओं में जो पहली अवस्था होती है किसी भी बालक की, वो होती है उसका इन्फेंट काल। इन्फेंट मतलब शैशवावस्था, जब उसका जन्म होता है, जन्म के समय उसके जो कार्यकलाप होते हैं, उसके बाद उसका विद्यार्थी जीवन होता है, विद्यालय जाने वाला एक बालक होता है। उसके बाद विद्यार्थी जीवन के बाद उसकी जो अवस्था आती है वो अवस्था आती है एक सैनिक की, फिर एक लवर की, फिर एक जस्टिस की, उसके बाद एक पैंटालोम अवस्था, और फाइनली वह एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है जो अपन कह सकते हैं कि यह उसका सेकंड चाइल्डहुड हो गया है, दूसरा बचपन हो गया है। तो इस कविता के माध्यम से हम व्यक्ति की जो 7 अवस्थाएं हैं उन 7 अवस्थाओं के बारे में अपन जो इस पोइम की बात कर रहे थे विलियम शेक्सपियर की, जो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। शेक्सपियर क्या कहते हैं कि ऑल द वर्ल्ड मीन्स अपन जिस पूरे पृथ्वी पर रह रहे हैं, ये पूरा जो संसार है, ये पूरा संसार एक स्टेज है। स्टेज मीन्स मंच है, डाइस। जिस प्रकार से कोई भी नाटक होता है, उस नाटक को करने के लिए हमें एक स्टेज की आवश्यकता होती है, कुछ पात्र की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से शेक्सपियर ने माना है कि ये पूरा संसार उस स्टेज के समान ही है। एंड ऑल द मेन, और जो सभी पुरुष हैं इस पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी पुरुष हैं, एंड वीमन, और जितनी भी महिलाएं हैं, मेयरली प्लेयर्स। मेयरली का मतलब होता है केवल, प्लेयर्स का अर्थ होता है पात्र या खिलाड़ी। जिस प्रकार से एक नाटक का मंचन करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कोई रामायण के किसी पार्ट का कोई मंचन हो रहा है, एक राम बना होता है, एक हनुमान बनता है, एक लक्ष्मण बनता है। उसी प्रकार से शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि ये पूरा संसार जो है वो एक मंच के समान है, और इस पृथ्वी पर रहने वाले, इस संसार में रहने वाले जितने भी पुरुष हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, वो केवल मात्र क्या है, पात्र हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस।
यानी उन सब का, उस मंच पर नाटक करने वाले जितने भी पात्र हैं उन सब का वहाँ पर एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का अर्थ होता है कोई न कोई अस्तित्व है। प्रस्थान, यानी शेक्सपियर क्या कहना चाहते हैं कि ये जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब उस मंच के ऊपर एंट्रेंस का अर्थ होता है प्रवेश, यानी वो कोई न कोई पात्र या कोई न कोई कैरेक्टर के रूप में उस मंच के ऊपर प्रवेश करते हैं और अपना एक्ट खत्म होने के बाद वो उस मंच से डिपार्ट होते हैं, एग्जिस्ट होते हैं। उनका वहाँ से क्या हो जाती है, डिपार्चर, वापस रवाना हो जाता है। एंड वन मैन एन हिज टाइम, और एक व्यक्ति जो होता है, वन मैन यानी एक व्यक्ति, इन हिज टाइम अपने समय में, प्लेज मैनी पार्ट्स, यानी इस पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो अपने हिस्से के कई अलग अलग भूमिकाओं को अदा करता है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने पृथ्वी पर मनुष्य को भेज दिया है और केवल मात्र वो उस अपने पूरे जीवन काल में एक ही कैरेक्टर को करते हुए अपना प्रस्थान करता है और प्रवेश करता है, ऐसा नहीं है। शेक्सपियर के कहने का मतलब है कि इस स्टेज रूपी वर्ल्ड रूपी स्टेज में जब मनुष्य एंटर करता है तो वह अपने हिस्से के कई अलग अलग भूमिकाओं को निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एज एज, और उसके जितने भी एक्ट्स होते हैं, उसके जितने भी कार्य होते हैं, उन कार्यों को अपन 7 अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। यानी वो अपना जो काम इस संसार रूपी मंच पर जो उसका प्रवेश होता है, प्रस्थान होने से पूर्व वो अलग अलग तरीकों से 7 अलग अलग भूमिकाओं में अपने जीवन को यापन करता है, यानी 7 स्टेजेज में वो चलता है। एट फर्स्ट, अब उस मानव जीवन की जो पहली अवस्था होती है, यानी उसकी जो पहली अवस्था है वो क्या होती है, द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, यानी सबसे पहले वो इस पृथ्वी पर अपने सभी एक्ट को पूरा करने के लिए उसका जन्म होता है। शिशुअवस्था होती है उसकी, शैशवावस्था। म्यावलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज, अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो पहली अवस्था होती है, अकॉर्डिंग टू शेक्सपियर उन्होंने मानव जीवन को 7 अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। उसकी जो पहली अवस्था है वो अवस्था होती है इन्फेंट अवस्था। इन्फेंट मीन्स शैशवा अवस्था। म्यावलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेस आर्म, म्यावलिंग यानी वो सिसकते हुए, रोते हुए, विलाप करता है, सब दिन रोता रहता है। एंड पकिंग, पकिंग का अर्थ होता है उल्टियाँ करना। छोटा बच्चा होता है शैशव अवस्था में, 2 महीने का, 5 महीने का, 1 साल का, वो क्या करता रहता है, ही डिडंट नो व्हाट टू डू, उसको नहीं पता होता है कि उसको क्या करना होता है, तो वो क्या करता है, इन द नर्सेज आर्म्स। नर्सेज आर्म्स मतलब उसकी जो देख रेख करने वाली दाई माँ होती है, उसकी माँ होती है जो उस बच्चे की देख रेख करती है, वो उस नर्स के हाथों के ऊपर भी कई बार क्या कर देता है, उल्टियाँ कर देता है, सब दिन रोता रहता है। तो पहली अवस्था जो होती है वो इन्फेंट अवस्था होती है, शैशव अवस्था। उस शैशव अवस्था में बालक को कुछ भी पता नहीं होता है। उस अवस्था में बालक की जो इच्छा होती है वो बालक कर लेता है। उसको ये पता नहीं होता है कि उसकी देख रेख करने वाली जो उसकी माँ है, उसकी दाई माँ है, उसके ही हाथों पर वो क्या कर लेता है, उल्टियाँ कर देता है, या जो भी वो पीता है वो वापस निकाल देता है। सब दिन रोता रहता है क्योंकि उसको नहीं पता होता है कि उसको क्या कर रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। देन अपन अगर उसकी सेकेंड अवस्था में पहुंचते हैं, सेकेंड अवस्था जो होती है उसकी वो होती है एक स्कूल बॉय की। स्कूल बॉय का मतलब होता है एक विद्यालय जाने वाला बच्चा। देन द वाइनिंग, वाइनिंग का अर्थ होता है शिकायत करने वाला, शिकायत, यानी एक स्कूल जाने वाला जो विद्यार्थी होगा वो एनी टाइम कंप्लेनिंग बॉय होगा, शिकायत करने वाला होगा। क्योंकि एक छोटी अवस्था में जब आप उसको स्कूल भेजने की जिद करेंगे तो वो क्या करने की कोशिश करेगा, अपने आप को स्कूल जाने से बचाने के लिए कोई न कोई कंप्लेन करेगा। जैसे कि आज मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मेरा पेट दर्द हो रहा है, आज मेरी नोटबुक नहीं है, पेंसिल नहीं है, या मुझे विद्यालय में मारते हैं बच्चे, मुझे चिढ़ाते हैं, कई प्रकार की वो कंप्लेन करता है।
तो एक स्कूल बॉय जो होता है, विद्यालय जाने वाला बच्चा, वो हमेशा कैसा होता है? शिकायत करने वाला होता है। विथ इज सैचल, सैचल का अर्थ होता है एक छोटा थैला होता है, यानी उस बालक के पास में क्या होता है? एक थैला होता है, और उस थैले के साथ वो शिकायत करता रहता है, कोई न कोई शिकायत। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और सुबह के समय उसका जो चमकने वाला चेहरा होता है। शाइनिंग, शाइनिंग का अर्थ होता है चमकने वाला चेहरा। क्रेपिंग, और वो कैसा चमकते हुए चेहरे के साथ अपना एक थैला लिए हुए, शिकायत करते हुए वो रेंगता हुआ विद्यालय जाता है। रेंगता हुआ मतलब एक खुशी खुशी नहीं जाता है कि आज उसका अच्छा मूड है, वो स्कूल चला गया, ऐसा नहीं होगा। उसको स्कूल भेजने के लिए कोई न कोई प्रेशर डालना पड़ेगा, तो वो धीरे धीरे रेंगता हुआ विद्यालय जाएगा। लाइक स्नेल, किसके समान जाएगा रेंगता हुआ? घोंघा। एक घोंघा जो होता है, समुद्री जीव जो होता है, वो बिल्कुल स्लो स्पीड में चलता है। उसी प्रकार से एक शिकायत करने वाला छोटा स्कूल का बच्चा जो होगा, वो भी उस घोंघे के समान रेंगते हुए जाएगा, धीमे धीमे जाएगा। क्या पता कब कोई और अच्छी खुशखबरी मिल जाए कि आज स्कूल नहीं जाना है। अनविलिंगली टू स्कूल, और उसकी स्कूल जाने की तो इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। पूरी तरह से अनिच्छा के साथ, बिना किसी इच्छा के साथ वो लड़का विद्यालय जाने की कोशिश करता है। इस पोइम में शेक्सपियर ने बहुत ही ज़्यादा सिमिली का प्रयोग किया। सिमिली का अर्थ होता है तुलना करना। जैसे उन्होंने यहाँ पर उस बच्चे की तुलना किससे की है? घोंघे से की है। अब वो बच्चा घोंघा थोड़ी है, लेकिन उसकी उससे क्या की गई है? तुलना की गई है। तो शेक्सपियर ने अब तक हमने देखा है 2 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। फर्स्ट अवस्था थी इन्फेंट की, शैशवावस्था थी, जिसको कुछ भी नॉलेज नहीं होता है, वो अपनी दाई माँ के हाथों पर ही भी उल्टियाँ कर देता है, सब दिन रोने लगता है। सेकंड अवस्था एक स्कूल बॉय की थी, जिसकी स्कूल जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है। स्कूल बॉय की तुलना किससे की गई है? एक शिकायती बालक से, कंप्लेनिंग से, कि वो हर समय अपना चमकते चेहरे के साथ घोंघे के समान धीमी गति से चलता हुआ, रेंगता हुआ, शिकायत करता हुआ विद्यालय जाने की कोशिश करता है। उसके बाद जो उसकी थर्ड स्टेज आती है, देखिए शेक्सपियर यही कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य अलग अलग स्टेजेस को पार करते हुए, अलग अलग एक्ट्स को पूरा करते हुए अपनी अवस्था को चलाता है। तो उसी प्रकार से जब वो इन्फेंट के बाद स्कूल बॉय की अवस्था का अपना कैरेक्टर पूरा कर लेता है, तो वो तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। वो अवस्था होती है उसके लवर, प्रेमी की अवस्था में। इस समय तक वो कैसा हो जाता है? अब वो एक स्टेप आगे बढ़ता है। थर्ड जो स्टेजेज होती है मानव जीवन की, वो होती है एक प्रेमी की अवस्था, साइंग लाइक फर्नेंस। और वो इस प्रेमी की अवस्था में आहे भरता रहता है। इस अवस्था में वो क्या करता रहता है? आहे भरता है। किसके समान? भट्टी के समान। जिस प्रकार से भट्टियाँ होती हैं खाना बनाने वाली, वो बड़ी बड़ी भट्टियाँ, उन भट्टियों में से जैसे आग की लपटें निकलती है, ज्वालामुखी निकलता है, आहें निकलती है, उसी प्रकार से एक प्रेमी जो होता है, उस प्रेमी की तुलना भी उन फर्नेंस की जो आए हैं, लपटें हैं, उनसे की गई है। विथ अ वावफुल बैलाड। और वो हर समय क्या करता रहता है? शोक गीत गाता रहता है। यानी दुख पूर्वक जो गीत होते हैं, वो दुख पूर्वक गीत वो व्यक्ति गाता रहता है। यानी उसके जो गीत होते हैं, उस प्रेमी के जो गीत होते हैं, वो गीत कैसे होते हैं? दर्द भरे गीत होते हैं, क्योंकि कोई न कोई उसे क्या होता है? दुख होता है। जिस प्रकार से एक भट्टी बहुत गर्म अवस्था में जलकर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करती है, उसी प्रकार से एक प्रेमी भी प्रेम में गिरकर उस भट्टी के समान उसकी लपटें निकलती है। और उसके बाद वो क्या करता है? कुछ दर्द भरे जो गीत होते हैं, जो शौक से भरे हुए गीत होते हैं, वो गाता रहता है, क्योंकि उसकी प्रेमिका उसे छोड़कर जा चुकी होती है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। और वो जो दुख भरे, जो दर्द भरे गीत होते हैं, वो दर्द भरे गीत वो किसके लिए गाता है? अपनी जो प्रेमिका होती है, उस प्रेमिका की भौहें जो होती है, जो आँखें होती है, मिस्ट्रेस, यहाँ पर उसकी बिलवेड, उसकी जो प्रेमिका है मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस की जो भौहें होती है, उसकी जो आँखें होती है, उन आँखों के लिए वो प्रेमी दर्द भरे गीत गाता है। तो जो थर्ड स्टेज होती है मानव जीवन की, वो किसकी होती है? एक लवर की होती है।
और शेक्सपियर ने लवर की तुलना किससे की है? इनसे की है, साइंग लाइक फर्नेस, भट्टी के समान आहे भरने वाला प्रेमी। उसके बाद एक ऐसी स्टेज आती है जब व्यक्ति को अब ये मानना पड़ता है कि अब उसका जो जन्म हुआ है वो केवल मात्र शिशु विद्यालय जाने के लिए, प्रेम करने के लिए नहीं हुआ है। अब उसका वास्तविक जीवन चरित्र शुरू होता है। अब वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जहां पर उसको अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए कुछ करना होता है, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना होता है। अब उसको यहाँ पर कोई न कोई प्रोफेशन का चयन करना होता है। तो व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था आती है जब उसे अपने देश के लिए लड़ना होता है। तो जो चौथी अवस्था होती है किसी भी मानव जीवन की, वो होती है उसकी सैनिक अवस्था। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि बोर्ड में यहाँ से एक न एक स्टेजेज निश्चित रूप से पूछी जाती है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ मैंस लाइफ, मनुष्य की चौथी अवस्था कौन सी है, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, या सभी अवस्थाओं के बारे में बताइए। तो किसी भी मानव जीवन की जब वो इस अपने जीवन चक्र को चलाता है तो उसकी चौथी अवस्था में वो पहुंचता है, और वो चौथी अवस्था होती है उसकी सैनिक की अवस्था। अब उसका समय आ जाता है कि उसको अपने देश के लिए भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, और इस अवस्था में वो पूरी तरह से जो अजीब अजीब जो शपथ होती है, कस्में होती है, सौगंध होती है, वो व्यक्ति उन कस्मों से, सौगंध से पूरी तरह से भरा होता है। स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, और ओथ्स का मतलब होता है शपथ या संकल्प। वो पूरी तरह से किसी न किसी प्रकार, क्योंकि जब सेना में या देश सेवा के लिए जब वो भर्ती होता है तो उससे शपथ ली जाती है कि मैं अपनी देश रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी बलि दे दूंगा। तो ये एक सैनिक का जो जीवन होता है वो पूरी तरह से किन से भरा हुआ होता है? संकल्पों से भरा होता है, किसी न किसी प्रकार की शपथ से भरा होता है। जीलियस इन ऑनर, और वो ऑनर जो होता है, ऑनर का मतलब होता है सम्मान। वो सम्मान के लिए हर समय क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है, यानी हर समय उसकी इच्छा होती है कि मुझे कोई ना कोई सम्मान मिले, कोई रेस्पेक्ट मिले। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और वो अचानक से और बहुत जल्दी जल्दी, क्विक मीन्स जल्दी, इन क्वारल, और वो हर समय किस स्थिति में रहता है? झगड़े की स्थिति में रहता है, क्वारल में रहता है। यानी वो किसी भी समय क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए होता है? रेस्पेक्ट, सम्मान। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, बबल का अर्थ होता है वो सीकिंग, सीकिंग का अर्थ होता है तलाशना। वो क्या करता रहता है इस अवस्था में? एक सैनिक की अवस्था में वो तलाशता है। क्या तलाशता है? बबल रेप्यूटेशन। बबल का अर्थ होता है बुलबुले के समान। रेप्यूटेशन मीन्स प्रतिष्ठा, यानी इस सैनिक की अवस्था में वो एक बुलबुले के समान प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहता है। यानी एक ऐसी प्रतिष्ठा होती है जिसका कोई स्थायित्व नहीं होता है, वो प्रतिष्ठा कभी भी समाप्त हो सकती है। एक जिस प्रकार से एक बुलबुला होता है, हवा में उड़ता है और हवा के साथ ही वो समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य भी एक सैनिक अवस्था में इस प्रकार की प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। एवन इन द कैनन्स माउथ, और इस झूठी शानो शौकत के लिए, झूठी सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए वो यहाँ तक कि जो तोप होती है उस तोप के मुंह के सामने भी चला जाता है। यानी अपने आप के जीवन को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको किसकी तलाश होती है? प्रतिष्ठा की तलाश होती है। तो ये फोर्थ स्टेज, फर्स्ट स्टेज थी इन्फेंट की, सेकंड स्टेज थी स्कूल बॉय की, थर्ड स्टेज थी लवर की, और फोर्थ स्टेज थी सोल्जर की। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आती है वो होती है एक जस्टिस की, यानी जब वो अपनी देश सेवा पूरी कर लेता है उसके बाद उसके लिए जो महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है न्याय करने का काम, क्योंकि एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि अब उसकी जो भूमिका होती है वो परिवर्तित हो जाती है, और अब जो वो जिस भूमिका में आता है वो भूमिका होती है उसकी जस्टिस की, न्याय करने की भूमिका। अब वो एक न्यायपालिका के रूप में, न्यायाधीश के रूप में काम करना शुरू करता है। एंड नेक्स्ट फिफ्थ अवस्था जो उसकी होती है एक जस्टिस की अवस्था इन फेयर राउंड बेली, और इस अवस्था में उसका जो पेट होता है, वो बेली होती है, जो बाहरी पेट होता है, उसकी जो तौंद होती है वो बिल्कुल गोल मटोल हो जाती है।
विथ गुड कैपन लाइंड, क्योंकि उसके पेट में क्या भरे हुए होते हैं, चूजे भरे हुए होते हैं पूरी तरह से। क्योंकि इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते व्यक्ति क्या करने लग जाता है, रिश्वत लेने लग जाता है। तो शेक्सपियर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी जो तुलना की गई है कैपन लाइन से, वो की गई है उसके द्वारा ली जाने वाली रिश्वत से, कि वो अपनी रिश्वत ले लेके अपने पेट को क्या कर लेता है, बहुत ज़्यादा मोटा कर लेता है। विथ आइज सेवर एंड बियर्ड, विथ आइज सेवर यानी उसकी आंखें बिल्कुल कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाती है, तीक्ष्ण हो जाती है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी होती है वो दाढ़ी कैसी होती है, औपचारिक दाढ़ी होती है, यानी थोड़ी बहुत फ्रेंच कट टाइप में वो दाढ़ी रखता है। तो जस्टिस की जो अवस्था होती है, उस अवस्था में उसके पेट में जो नर चूजे होते हैं उनका मांस भरा हुआ होता है और उसकी तौंद बहुत ज़्यादा गोल मटोल हो जाती है और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण कठोर होती है, और औपचारिक दाढ़ी के साथ वो अपने जीवन को यापन करता है। फुल ऑफ वाइज सॉच, वॉइस का अर्थ होता है बुद्धिमानी पूर्वक कहावतें। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो पूरी तरह से बुद्धिमानी पूर्वक कहावतों से भरा हुआ होता है, यानी उसके पास कई प्रकार के उदाहरण होते हैं, जिन उदाहरणों के माध्यम से वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशनल कहावतें चली आ रही हैं परंपरागत, उन परंपरागत कहावतों के आधार पर वो लोगों को उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और जो आधुनिक उदाहरण होते हैं, घटनाएं होती है, उन घटनाओं के आधार पर वो उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से उसको न्याय दिलाने की कोशिश उदाहरणों के माध्यम से। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से मनुष्य जो होता है इस पांचवी अवस्था में लोगों के साथ न्याय करते हुए, लोगों को उदाहरणों के साथ, बुद्धिमानी पूर्वक कहावतों के साथ इस अवस्था को पार करते हैं, पांचवी अवस्था को। देन सिक्स्थ एज शिफ्ट, और उसके बाद मानव जीवन की छठी अवस्था में व्यक्ति चला जाता है। 5 प्रकार की इन अवस्थाओं को पार करके फाइनली मनुष्य छठी अवस्था में पहुंचता है, इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटालोन। और जब ये मनुष्य अपनी छठी अवस्था में प्रवेश करता है तो ये पूरी तरीके से कैसा होता है, लीन का अर्थ होता है दुबला पतला। इस छठी अवस्था में मनुष्य जो होता है वो पूरी तरह से कैसा हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है। और उसके क्या चप्पल पहनी हुई होती है, स्लीपर चप्पल, बिल्कुल कमर झुकी हुई, पतला दुबला स्लीपर चप्पल पहने हुए। ये उसकी छठी अवस्था का जो वास्तविक चरित्र चित्रण होता है, विथ स्पेक्टेकल्स और नॉज, और उसके नाक के ऊपर क्या लटका हुआ रहता है, चश्मा लटका हुआ रहता है। स्पेक्टेकल मीन्स चश्मा। एंड पाउच ऑन साइड, यानी इस छठी अवस्था में उसकी जो अवस्था होती है वो बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है, पैरों में स्लीपर चप्पल्स पहने हुए होते हैं और नाक के ऊपर जो चश्मा है वो लटका हुआ रहता है, और उसके शरीर के जो बॉडी होती है, चमड़ी जो होती है, पाउच मीन्स यहाँ पर चमड़ी से है, वो चमड़ी क्या होती है, लटकी हुई होती है। हिज यूथफुल हॉर्स, और उसने अपनी जो जवानी की अवस्था में, उसने अपनी जो जवानी के दिनों में जो हौज थे, हौज का अर्थ होता है उसकी जो जुराबें थी, कमर से नीचे तक पहने जाने वाली जो जुराबें थी, वो जुराबें जो उसने संरक्षित करके रखी हुई थी, बहुत ही अच्छी तरीके से रखी हुई थी। अ वर्ल्ड टू वाइड, उसको पता था कि आगे आने वाला संसार उसके लिए बहुत बड़ा है, इसलिए उसने अपने जवानी के दिनों में उन जुराबों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल कर रखा हुआ था। फॉर इज श्रंक सैंग, वो अब उसके पैरों के लिए क्या हो चुकी है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुकी है, क्योंकि इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते उसके पैर जो है वो पूरी तरह से सिकुड़ चुके हैं। एंड इज बिग मैनली वॉइस, और उसकी युवावस्था में उसकी जो आवाज़ थी वो आवाज़ बिल्कुल बहुत ही शानदार तरीके से भारी आवाज़ थी। वो भारी आवाज़ अब धीरे धीरे क्या होने लग गई है, टर्निंग होने शुरू हो गई है, बदलना शुरू हो गई है। अगेन टूवर्ड चाइल्डिश ट्रिबल पाइप्स, अब उसकी जो बहुत ही भारी आवाज़ थी, अपनी युवावस्था में बोलने वाली जो आवाज़ थी, वो आवाज़ धीरे धीरे वापस परिवर्तित होने लग गई है
और वो आवाज़ किस प्रकार से आने लग गई है, एक छोटे बच्चे के समान, जो उसकी जो पतली तीखी आवाज़ थी, उस पतली तीखी आवाज़ के रूप में उसकी आवाज़ आने लगी है। एंड विसल्स इन इट साउंड, और उसकी जो साउंड है, वो जो बोल रहा है, उस बोलने के साथ साथ क्या बोल रही है, सिट्टी बोल रही है, उसके साथ साथ विसल्स की आवाज़ भी आने लग गई है। एक ऐसी स्टेज जहाँ पर मनुष्य जो होता है वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में होता है, जहाँ पर उसका दूसरा बचपन अपन कह सकते हैं कि वो शुरू हो जाता है। 6 अवस्थाओं को मनुष्य बहुत ही बहादुरी पूर्वक पार करता है। पहली उसकी अवस्था जो शिशु अवस्था होती है वो बहुत शानदार तरीके से चलती है। सेकंड अवस्था कंप्लेनिंग स्कूल बॉय की होती है, वहाँ पर भी उससे परेशानी नहीं होती है। थर्ड लवर की स्टेज होती है, वहाँ पर वो अपने जीवन को अच्छा चलाता है, बहुत बहादुरी पूर्वक चलता है। फोर्थ स्टेज जो होती है उसकी एक सैनिक की अवस्था में, वहाँ पर भी वो अपने देश के लिए झूठी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए तोप के मुंह के सामने भी जा सकता है। 5वीं अवस्था जो जस्टिस की अवस्था होती है, वहाँ पर भी उसका जीवन बहुत शानदार चलता है। 6th अवस्था पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति के जीवन में थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होने लग जाता है। उसकी चमड़ी जो है लटकने लग जाती है, उसका चश्मा जो है वो नाक पे आ जाता है, उसकी जो जुराबें होती है वो सिकुड़ जाती है। एंड फाइनली इस पूरे जो बहादुरी पूर्वक उसका जो जीवन चक्र होता है, लास्ट सीन एट ऑल, अब वो अपने अंतिम दृश्य में पहुंच जाता है, जहां पर उस स्टेज पर जो उसने जिन चरित्रों को पूरा करने के लिए जन्म लिया था, जिस करेक्टर को पूरा करने के लिए जन्म लिया था, वो उसकी अंतिम अवस्था में आ जाता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और यहाँ पर इस अवस्था में पहुँचने पर समाप्त हो जाती है। समाप्त होना, दिस स्ट्रेंज का अर्थ होता है जो अजनबी पूर्वक या अजीब तरह की। इवेंटफुल का अर्थ होता है घटनाओं से भरी हुई, जो उसका इतिहास होता है, वो इतिहास अब यहाँ पर क्या होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है, क्योंकि अब उसके पास उन 6 अवस्थाओं जितनी ताकत नहीं बचती है। इट्स सेकेंड चाइल्डिश, तो अगर जब उसके पास इन 6 अवस्थाओं जितना अब कुछ एफिशिएंसी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर इस 7वीं अवस्था में पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति का वापस दूसरा बचपन शुरू होने लग जाता है। क्यों शुरू होने लग जाता है? क्योंकि इस अवस्था में पहुँचते पहुँचते वो बिना दांतों के हो जाता है, उसके दांत पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। सेंस आइज, उसकी नज़र जो होती है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाती है। सेंस टेस्ट, उसको किसी भी प्रकार का टेस्ट का अनुभव नहीं होता है, खट्टा मीठा, सेंस एवरीथिंग। और इस अवस्था में पहुँचते पहुँचते व्यक्ति पूरी तरह से कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो अगर जब सब चीज़ें समाप्त हो गई तो इसका मतलब वो वापस कौन सी अवस्था में पहुँच गया है, इन्फेंट अवस्था में, शैशव अवस्था में। तो इसी प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने ये कहा है कि 7वीं अवस्था जो है व्यक्ति का दूसरा बचपन है, क्योंकि यहाँ पर वो मानव जीवन से पूरी तरह से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। यहाँ पर वो इन किसी भी अवस्था को प्राप्त करने में अब वो सक्षम नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये विलियम शेक्सपियर की कविता थी, ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज फ्रॉम एज यू लाइक। थैंक यू।